स्वागत है आपका आपदा प्रबंधन के इस क्लास में। आज हम लोग एक टॉपिक को लेकर आगे बढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम आपको दिख ही रहा होगा पीछे, बाढ़ या फ्लड। देखिएगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में बाढ़ के ऊपर थर्ड पेपर में तो क्वेश्चन पूछा ही हुआ है, जीएस के थर्ड पेपर में क्वेश्चन तो पूछा हुआ है, लेकिन जीएस के फर्स्ट पेपर में भी बाढ़ पर आधारित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। उन प्रश्नों को देखकर ये सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाढ़ आज के डेट में यूपीएससी की निगाह से, यूपीएससी की नज़र से एक क्रूशियल टॉपिक हो गया है। और जब क्रूशियल टॉपिक हो गया है, ऐसी बात होती है, तो इसका मतलब ये है कि इसको हमें हर अप्रोच से, हर डायमेंशन से तैयार कि अगर एक ही टॉपिक पर अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं या अलग अलग प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है ऐसे में कि उस प्रश्न के विविध आयाम या प्रश्न के विविध स्वरूप जो भी हो सकते हैं, वह आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप तैयार रखें। एक बात हो गई। दूसरी बात, जैसा कि हम लोगों ने हमेशा से चर्चा की है कि आपदा प्रबंधन दरअसल प्रशासकों के सामने एक चुनौती भी है और उनकी स्किल का एक टेस्ट भी है। उन तक ही नहीं सीमित है। यह आपके फील्ड में जब आप आईएएस बन जाएंगे या प्रशासनिक सेवाओं में चले जाते हैं, उसके बाद जो आपके कार्यक्षेत्र होंगे, उस कार्यक्षेत्र में आप आपदा का प्रबंधन कितना बेहतरीन तरीके से करते हैं, यह भी आपके व्यक्तित्व को दर्शाने का एक मानक हो सकता है और मानक होता भी है। क्योंकि कई सारी आपदाएं हैं, कई सारे प्रशासक हैं, लेकिन आप देखिएगा कि बहुत बड़ी बड़ी आपदाएं कई बार बड़ी आसानी से मैनेज हो जाती है और कई बार छोटी छोटी घटनाओं में लोग फंस के रह जाते हैं। उसका एक कारण होता है कि प्रशासनिक दक्षता उतनी सुदृढ़ नहीं है। प्रशासनिक अदक्षता के चलते या प्रशासनिक अकुशलता के चलते कई बार छोटी छोटी घटनाएं ज़्यादा तकलीफदायक बन जाती हैं और बड़ी बड़ी घटनाओं को आसानी से प्रबंधित या आसानी से उसको मैनेज किया जाता है। वही है, पोस्ट वही है, संसाधन भी कमोबेश वही होता है, लेकिन क्या कारण है कि एक प्रशासक बहुत अच्छे से अपनी स्थितियों को मैनेज कर लेता है और दूसरा प्रशासक उन्हीं स्थितियों में उलझ के रह जाता है और खुद ही एक स्थिति बन जाता है जिसको दूसरे लोग मैनेज करते हैं। मुझे एक कहानी मतलब कि एक बात याद आ जाती है जब भी बाढ़ का जिक्र होता है। एक उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर अक्सर बाढ़ आ जाया करती थी। तो आज से करीब 10-15-16 साल पहले की बात है। 15-16 साल पहले एक आईएएस वहाँ पर गए और उनको खबर मिली कि बाढ़ आने वाली है। बाढ़ की फोरकास्टिंग वगैरह हुई थी, बाढ़ की संभावना जताई गई। अब उन्होंने तैयारी की हुई थी, उस समय इतिहास और भूगोल नाम के विषय से उनके वैकल्पिक विषय रहे थे। तो खबर आई, उनको पूरा डेटा याद था। 85 में बाढ़ आई थी, इस जिले में इतने लोग मर गए थे। 86 की बाढ़ में इतने लोग मर गए थे। 90 की बाढ़ में इतने लोग मर गए थे। 92 की बाढ़ में हमारे दादाजी मर गए थे। ऐसे कह के वो खुद ही बेचारे उदास हो गए, मायूस हो गए, रोने लगे। दूसरे लोगों ने कहा कि आप चुप हो जाइए, हम लोग बाढ़ संभाल लेंगे, आप खुद को संभाल लीजिए। ये है कि स्थितियों को देखकर अगर अप्रत्याशित रूप से आप व्यवहार करेंगे तो स्थितियां संभलने के बजाय बिगड़ सकती हैं ज़्यादा। हमें क्या करना है कि जैसे बाढ़ का प्रबंधन करना है, आपसे अपेक्षा तो यही है कि बाढ़ का प्रबंधन कीजिए। आप जिस ज़िले में जा रहे हैं वहाँ पर अगर कोई बाढ़ जैसी घटना आ रही है या आती रही है या आने की संभावना बन रही है, तो कम से कम आपका मैनेजमेंट इस लेवल पे हो कि नुकसान मिनिमम हो, कम से कम हो। अगर नुकसान शून्य हो जाए तब तो आप बहुत शानदार काम कर देंगे, लेकिन अगर नुकसान को मिनिमम लेवल पर भी ले आते हैं, मिटिगेट भी कर देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं, वो भी आपकी एक बड़ी उपलब्धि गिनी जाती है। तो वो तभी आप कर पाएंगे जब आप पहले से ही तैयार रहेंगे, पहले से ही उन चीज़ों के बारे में कुछ जानकारी रखेंगे, पहले से ही कुछ केस स्टडी आपके पास होना चाहिए, पहले से ही आपको ये पता होना चाहिए कि किस इलाके में कौन सी बाढ़ आती है, किस तरह की बाढ़ आती है, क्या सारी बाढ़ एक ही तरह की होती है, क्या सारे बाढ़ के कारण एक ही होते हैं या अलग अलग किस्म की बाढ़ आती है। अलग अलग किस्म की बाढ़ आती है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि उनका मैनेजमेंट या उनका प्रबंधन भी अलग अलग होगा। और दूसरा अर्थ ये है कि अलग अलग क्षेत्र में आने वाली बाढ़ का प्रभाव भी अलग अलग होगा, क्योंकि उस बाढ़ से प्रभावित होने वाले जो समुदाय होंगे, जैसे मान लीजिए
कि चेन्नई में अगर बाढ़ आती है तो उससे प्रभावित होने वाला समुदाय दूसरा होगा, और अगर उत्तराखंड में बाढ़ आती है तो वहाँ पर प्रभावित समुदाय दूसरा हो सकता है। असम के बाढ़ दूसरे तरह के लोगों को प्रभावित करेगी। वहीं अगर मैदानी भाग में बाढ़ आ जाए तो फिर वहाँ पर प्रभावित होने वाली जो जनसंख्या है, जो समुदाय है, जो समाज है, जो अर्थव्यवस्था है, वो अलग प्रकार की होगी। यानी कि हर जगह प्रभाव अलग अलग होगा, कारण अलग अलग हो जाएगा। तो ऐसे में अगर हम ये बात करें कि प्रबंधन एक ही तरीके से करना है, एक रटे रटाया आप कोई कोर्स लेके जाते हैं, रटी रटाई बात लेके जाते हैं, रटे रटाए उपाय लेके जाते हैं, और उन्हीं उपायों को अगर आप हर इलाके में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो निश्चित मानिए कि आपका मैनेजमेंट बहुत खराब किस्म का है, अच्छा तो कतई नहीं। करना क्या है कि पहले हम लोगों को ये समझना है कि बाढ़ क्या होती है। भाई परीक्षा की भी तैयारी करनी है, और उसके बाद प्रैक्टिकली भी करना है, आंसर भी लिखना है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि बाढ़ से संबंधित प्रश्न आपके निबंध वगैरह में भी आ सकते हैं, आपदा से संबंधित प्रश्न आपके निबंध वगैरह में भी आ सकते हैं। देखते हैं रूपरेखा कि बाढ़ को किस तरीके से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। बाढ़ को कहते हैं फ्लड। हालांकि यह क्लास निबंध का तो निबंध की क्लास तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया, एक डायमेंशन या अप्रोच देने की कोशिश करता हूं ताकि आंसर लिखते समय एक और आयाम आपके उत्तर में जुड़ पाए। तो देखिए, पहले तो इसकी नैतिकता क्या है, या एथिक्स ऑफ फ्लड। एक बार किसी, मेरे ख्याल से चौथे पेपर में ही प्रश्न पूछा गया था, पर्यावरणीय नैतिकता क्या होती है। तो यह सब भी उसी पहलू से जुड़ा हुआ हिस्सा हो जाता है। बाढ़ की परिभाषा, या बाढ़ किसे कहते हैं, क्या होती है बाढ़। फिर बाढ़ के प्रकार, बाढ़ के कारण, इसका प्रभाव, भारत में प्रभावित क्षेत्र, बाढ़ संभावित एवं प्रभावित क्षेत्र, फिर इसका देखेंगे प्रबंधन। और प्रबंधन में हम लोग शामिल करेंगे NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इतनी बातें हम लोगों को इस पूरे बाढ़ के टॉपिक में डिस्कस करना है। जो महत्वपूर्ण हिस्सा इसका हो जाता है, एक तो हो जाता है भारत में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र या संभावित क्षेत्र, और दूसरा बाढ़ के प्रकार। बाढ़ के प्रकार की हम लोग बात करेंगे तो बाढ़ का कारण ऑटोमेटिकली यहां पर आ जाएगा। यानी कि अलग अलग प्रकार के बाढ़ अलग अलग कारणों से उत्पन्न होती है। तो हमें हर प्रकार के बाढ़ों को समझना है, बाढ़ को समझना है, फ्लड को समझना है, उसके पीछे के रीजनिंग को समझना है, उसके पीछे के कारण को समझना है, और फिर उसके बाद हम लोग प्रबंधन की तरफ चलेंगे। और भारत के जो अलग अलग हिस्से हैं जो बाढ़ से प्रभावित यदा कदा रहते हैं, सर्वदा रहते हैं, हमेशा रहते हैं, या नए नए हिस्से जो बाढ़ से प्रभावित होने लगे हैं, उन सारे हिस्सों के बारे में बातचीत हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि इसका जो एथिकल डायमेंशन हो सकता है वो क्या है, बाढ़ का एथिक्स क्या है, इसकी नैतिकता क्या है। कि संकल्पना एक व्यापक संकल्पना है। अगर हम लोग जीएस के पेपर से थोड़ा सा अलग होकर सोचें तो बाढ़ का मतलब होता है कि किसी भी घटना का अतिरेक हो जाना, किसी भी फिनोमिना का, एक्सेस ऑफ एनी फिनोमिना इज फ्लड। किसी भी फिनोमिना का, किसी भी परिघटना का आवश्यकता से ज़्यादा हो जाना ही बाढ़ कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी के पास खर्च करने की कैपेसिटी से ज़्यादा इनकम हो जाए, वो भी एक तरह की बाढ़, ये फ्लड है। फ्लड मीन्स अकोमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज, एक तरह से हम लोग बात करें तो। अक्सर ये सुनने में आता है, देखने में आता है कि
जो बाढ़ होती है बड़ा खतरनाक होती है, बाढ़ से नुकसान होते हैं, बाढ़ हमेशा आपदा होती है, बाढ़ से बर्बादी हो जाती है। बाढ़ की गाथाएं आपने पढ़ी होंगी। एक ज़माने में एक गांव में बाढ़ आई, उस बाढ़ में सब लोग बह गए, कुछ नहीं रह गया, बाढ़ बड़ी खराब होती है। यह सच नहीं है। जब हम लोग इस अप्रोच से बात करते हैं तो दरअसल वी आर अब्यूजिंग आवर नेचर। हम लोग अपने प्रकृति को गाली दे रहे होते हैं, हम अपने प्रकृति का अपमान कर रहे होते हैं। प्रकृति को कोसना नहीं है, प्रकृति को कोसा जाना भी नहीं चाहिए। और आपके आंसर में भी नेचर को, इन्वायरमेंट को या नेचुरल फिनोमिना को जब आप सीधे सीधे ब्लेम करते हैं तो वह आपके खिलाफ ही जाएगा, आपके पक्ष में तो वो चीज़ें नहीं जाएंगी। बाढ़ हमेशा आपदा नहीं होती है। बाढ़ के अलग अलग फायदे भी होते हैं, बाढ़ का अलग अलग स्वरूप भी होता है। जब बाढ़ आती है किसी इलाके में तो उस इलाके के सारे कचरों को बहा भी तो ले जाती है। अगर बाढ़ नहीं आई होती तो गंगा के मैदान का निर्माण कैसे हो पाता? जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है, वह मैदान बन ही नहीं पाता। और जब उस उपजाऊ मैदान का निर्माण नहीं हो पाता तो फिर वहाँ पर रहने वाली इतनी सारी जनसंख्या, जो कि दुनिया के सबसे सघन जनसंख्याओं में से एक जनसंख्या है, वो कहाँ निवास करती? अगर बाढ़ नहीं आती तो जो एक्सेस वाटर है वह कैसे सागर तक पहुँच पाता, समुद्र तक पहुँच पाता? समुद्र में अगर फ्रेश वाटर नहीं पहुँच पाता तो समुद्र की जो केमिस्ट्री है वो चेंज हो जाती, कि समुद्र के पानी की जो केमिस्ट्री है वो चेंज हो जाती। फिर उसके बाद है कई बार तो जितने भी कीटनाशक वगैरह खेतों में प्रयोग हो चुके होते हैं उन सबको भी तो बहा के ले जाती है मिट्टी में से। के बहुत सारे आयाम हो सकते हैं अगर हम लोग थोड़ा सा रुक कर इस बाढ़ का आकलन करेंगे तो बाढ़ को हमें दोनों पर्सपेक्टिव से देखना है। बाढ़ को केवल एक ही पर्सपेक्टिव से नहीं देखना है। बाढ़ का आना भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देश के लिए नितांत आवश्यक होता है। अगर भारत में बाढ़ नहीं आएगी तो यकीन मानिए कुछ नहीं होगा, बारिश भी नहीं होगी, सूखा पड़ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा, दुर्भिक्ष, फेमाइन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। बाढ़ का आना नितांत आवश्यक है। तो समस्या बाढ़ नहीं है, समस्या है बाढ़ से उत्पन्न होने वाली चुनौतियां, और उन चुनौतियों का सामना न कर पाने की स्थिति में जो बड़ी प्रॉब्लम उत्पन्न होती है, वास्तविक रूप से हमें उसको एड्रेस करना है। बाढ़ अपने आप में कोई समस्या है ही नहीं। अगर बाढ़ समस्या होती तो हर जगह इस समस्या का समाधान ढूंढा जाना चाहिए था। लेकिन उन इलाकों में भी तो बाढ़ आती है। मान लीजिए कि सहारा रेगिस्तान में बाढ़ आ जाए, जहां पर जनसंख्या के नाम पे कोई नहीं है, वहां आप कभी चर्चा ही नहीं सुनेंगे कि बाढ़ आई थी। की चर्चा केवल हम लोग वहीं सुनते हैं जहां पर जनसंख्या, जहां पर अर्थव्यवस्था, जहां पर मानव समाज प्रभावित होता है। कोई गलती नहीं है तो बाढ़ को ब्लेम करना बंद कर देना होगा, कम से कम जब तक आप प्रशासनिक सेवा में नहीं चले जाते। और वैसे भी एक सामान्य व्यक्ति के रूप में भी हमें अपने प्रकृति की कदर करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए, ये आपसे अपेक्षा होती है। तो यहाँ तक की बातचीत में एक बात स्पष्ट हो गई होगी कि बाढ़ को दोनों डायमेंशन से देखना है। जब बाढ़ के ऊपर आपको कोई निबंध लिखने के लिए आता है या बाढ़ के दूसरे अप्रोच के बारे में बात की जाती है तो उस समय आपके रोंगटे खड़े नहीं हो जाने चाहिए, आपका एंटीना नहीं लगना चाहिए कि भाई अब क्या होगा। हमने तो बाढ़ को आपदा के रूप में पढ़ा था, यहाँ तो बाढ़ के सम्मान की बात हो रही है, बाढ़ के फायदे पूछे जा रहे हैं। बाढ़ का फायदा होता है और बहुत फायदा होता है। बाढ़ अगर भारत में ना आए तो मानसून प्रणाली प्रभावित हो सकती है। देखते हैं अब हम लोग अपनी परिभाषा और अपने विषय वस्तु के अनुसार कि बाढ़ कहते किसे हैं, बाढ़ होती क्या है। तो अगर पारंपरिक संकल्पना को लें हम लोग यहाँ पर, तो एक्सेस ऑफ एनी फिनोमिना, किसी भी परिघटना का अतिरेक ही बाढ़ है। लेकिन इस तरह की परिभाषा जाहिर सी बात है कि आप जीएस के पेपर में तो लिखेंगे नहीं, या जीएस के पेपर में लिखेंगे तो गलत नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से स्टूडेंट लिखते नहीं। तो लिखना क्या है हम लोगों को, बाढ़ किसे कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए बाढ़ की परिभाषा, तो बाढ़ का मतलब होता है
सामान्य रूप से बाढ़ उस अवस्था को कहते हैं जब किसी घाटी में बहने वाला जल के आयतन से अधिक हो जाए और घाटी उसको संभाल नहीं पाए या घाटी उसको अपवाहित करने में अक्षम हो जाए। इस परिस्थिति में जब जल उसके आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है और उन क्षेत्रों को भी जलमग्न कर देता है जो सामान्यतः जलमग्न नहीं होते, उसे बाढ़ कहते हैं। तो बाढ़ क्या है? बाढ़ दरअसल अगर टेक्निकली हम लोग देखें तो जो ड्रेनेज कैपेसिटी है, ड्रेनेज कैपेसिटी से अगर वाटर डिस्चार्ज ज्यादा हो जाए, ऑफ वाटर फ्लो कह सकते हैं, डिस्चार्ज कह सकते हैं, हो जाए, उसी को बाढ़ कहते हैं। इज इक्वल टू फ्लड, यही होता है। फ्लड को आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए नदी घाटी है, एक ये है, ये इनकी कैपेसिटी, बड़ी वाली नदी की हम लोग मान लेते हैं कि जो कैपेसिटी है पानी ढोने की वह है 100 क्यूबिक मीटर मान लीजिए, और इसकी है 25 क्यूबिक मीटर। मान लेते हैं कि किसी कारणवश दोनों में समान मात्रा में जल आ जाता है और उस जल की मात्रा है 50 क्यूबिक मीटर और इसमें भी आ जाता है 50 क्यूबिक मीटर। तो 50 क्यूबिक मीटर पानी इनका तो यहीं तक रह जाएगा, यहां तक आएगा, आधा ही भरेगा, ये नदी घाटी आधा ही भर पाएगी, जबकि यहां पर ओवरफ्लो कर जाएगा पानी और पानी से ये आसपास के इलाके इस तरीके से जलमग्न हो जाएंगे, जलमग्न हो जाए। तो पानी की मात्रा उतनी ही है, लेकिन ड्रेनेज कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि वह बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होगी या नहीं होगी। तो जब ड्रेनेज कैपेसिटी कम रहती है, वाटर का फ्लो या डिस्चार्ज ज़्यादा हो जाता है, तो वैसी कंडीशन में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ सामान्य रूप से बाढ़ जल आप्लावन की वह स्थिति है जो जल की अधिकता के कारण तब उत्पन्न होती है जब घाटी या बेसिन का आयतन उस जल को समंजित नहीं कर लेता। तो बाढ़ सामान्यतः यही होती है, जल आप्लावन। आप्लावन को अंग्रेजी में कहते हैं इनुडेशन, कहते हैं वह स्थिति है, जल आप्लावन मतलब जल से डूब जाना, जलमग्नता की वह स्थिति है जो जल की अधिकता के कारण तब उत्पन्न होती है, हमेशा उत्पन्न नहीं होगी। जल अधिक हो जाए इसका मतलब बाढ़ नहीं है, तब उत्पन्न होती है जब जिस क्षेत्र से उस जल को बहना था वह घाटी या बेसिन उस जल को समंजित अकोमोडेट अपने आप में ना कर पाए, यानी कि बर्तन छोटा पड़ जाए और पानी ज़्यादा हो जाए तो ही तो पानी बाहर जाके गिरेगा, और जब पानी बाहर जाके फ्लो करेगा वही कंडीशन बाढ़ की कहलाती है।
प्लावन एक शब्द है। और इस तरह के जो टेक्निकल शब्द होते हैं थोड़े से आपको हो सकता है कई लोग पहली बार सुन रहे हों, तो आपसे आग्रह, अनुरोध, रिक्वेस्ट और सलाह आपको यही है कि इस तरह के टेक्निकल शब्द का प्रयोग आपको करना चाहिए, है ना। उसमें चक्रवात के सेंस में अब आंधी तूफान की बात नहीं करनी चाहिए। चक्रवात की अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है, नदी की अपनी टर्मिनोलॉजी होती है, बाढ़ के अपने शब्दकोश हैं। उन शब्दकोश से ही शब्दों का चयन करके आंसर में लिखना चाहिए। ये सब बहुत फर्क उत्पन्न करवा देते हैं। खैर, तो जल आप्लावन की स्थिति, आप्लावन शब्द को याद रखिएगा। आप्लावन, आप्लावित, समंजित, समायोजन, इस तरह के शब्द अच्छे माने जाते हैं अगर आपके आंसर में उचित स्थान पर आते हैं। तो प्रकार कितने होते हैं देखिए, बाढ़ के प्रकार। एक तो उत्पत्ति की अवधि के आधार पर, और दूसरा बाढ़ के स्वरूप के आधार पर। तो बाढ़ की उत्पत्ति की अवधि के आधार पर अगर बाढ़ का हम लोग वर्गीकरण करें तो दो तरह के बाढ़ की चर्चा अक्सर की जाती है। एक होता है फ्लैश फ्लड, हिंदी में भी ऐसे ही लिखें तो ज्यादा बेहतर है, फ्लैश ऐसे आएगा फ्लड, फ्लैश बाढ़ या फ्लैश फ्लड। होता है स्लो राइजिंग फ्लड, धीमी गति से उत्पन्न होने वाला बाढ़। स्लो राइजिंग फ्लड, फ्लड और फ्लैश फ्लड, ये दो तरह के बाढ़ होते हैं जो उत्पत्ति के आधार पर जिनकी चर्चा की जाती है। स्वरूप के आधार पर देखिए जो बाढ़ के प्रकार हैं वो है, एक को कहते हैं हम लोग नदीय बाढ़, फ्लूवियल फ्लड, नदीय बाढ़। एक होती है सरोवरी बाढ़, एक होती है तटीय बाढ़ या तटवर्ती बाढ़, कोस्टल फ्लड। एक को कहते हैं ग्लेशियल फ्लड या GLOF, ग्लेशियल लेक आउटबस्ट फ्लड, या इसको सिंपल आप ऐसे लिख सकते हैं हिमनदीय बाढ़। फुल फॉर्म है ग्लेशियल लेक आउटबस्ट फ्लड। ग्लेशियल का मतलब हिमनदीय, लेक मतलब झील, आउटबस्ट मतलब टूट जाना, फ्लड मतलब बाढ़। फ्लैश फ्लड, स्लो राइजिंग फ्लड, नदीय बाढ़, सरोवरी बाढ़, तटवर्ती बाढ़, फ्लूवियल बाढ़, प्लूवियल बाढ़, कोस्टल फ्लड एंड GLOF। इस तरह की ही बाढ़ सामान्यतः हम लोग चर्चा करते हैं। एक और बाढ़ होती है, उस बाढ़ को हम लोग कहते हैं अर्बन फ्लड। अब एक एक करके इन सब के बारे में हम लोग जब चर्चा कर लेंगे तो बाढ़ के कारणों का भी धीरे धीरे पता चल पाएगा कि बाढ़ किस किस कारण से आती है। तो सबसे पहले इधर से हम लोग डिस्कशन अपनी शुरू करते हैं। फ्लैश फ्लड, फ्लैश फ्लड या तीव्र बाढ़। इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक अंधेरा कमरा है और उस अंधेरे कमरे में आपको किसी की तस्वीर लेनी है। अब अंधेरे कमरे में किसकी तस्वीर लेनी हो खुद सोचो, अपनी अपनी उम्र के हिसाब से आपको तस्वीर मान लीजिए लेनी है किसी की। लाइट है नहीं, मोबाइल आपके पास है, स्मार्टफोन है,
तो जाहिर सी बात है कि उस अंधेरे में तस्वीर लेने के लिए आप फ्लैश ऑन करेंगे मोबाइल का। तो जैसे ही फ्लैश ऑन करेंगे आप मोबाइल का और क्लिक करेंगे, फोटो खींचने वाला जो बटन होता है वो क्लिक करेंगे, दबाएंगे, प्रेस करेंगे, टच करेंगे, तो आप देखेंगे कि अचानक से पूरे कमरे में रोशनी भर गई। 1 सेकंड पहले अंधेरा था, लेकिन पल भर में रोशनी भर गई। उसी को कहते हैं फ्लैश। अगर एक ही पल में झटके से किसी इलाके में पानी बढ़ जाए, बाढ़ अचानक से आ जाए, उसी को कहते हैं फ्लैश फ्लड। फ्लड कई बार कई कारणों से आता है। जैसे एक कारण उसका है क्लाउड बस्ट या वृष्टि प्रस्फोट या बादल का फटना। तो बादल के फटने के चलते या वृष्टि प्रस्फोट के चलते या फिर क्लाउड बस्ट के चलते अचानक से बहुत सारा पानी धरती पर आ जाता है और उस इलाके को जलमग्न कर देता है, अप्लावित कर देता है, और वैसी कंडीशन को कहते हैं फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड इतना खतरनाक हो सकता है, इतना तेज हो सकता है कि उस इलाके के लोगों को संभलने का मौका तक ना मिले, अपनी चीजों को समेटने का मौका तक ना मिले। जब सहेजने का या चीजों को समेटने का मौका नहीं मिलता है, तो ऐसे में क्या हो जाता है कि उनके नुकसान जो होते हैं, उनकी क्षति, उनकी हानि, वह बहुत ज़्यादा हो जाती है। इतनी ज़्यादा हो जाती है कि फिर जब हम आकलन करते हैं तो पाते हैं कि उस बाढ़ की तुलना में फ्लैश फ्लड में नुकसान ज़्यादा होता है, जो बाढ़ धीरे धीरे आती है। तो फ्लैश फ्लड क्या हो गया? अचानक से आई हुई बाढ़। और अचानक से आई हुई बाढ़ के चलते लोगों को समंजित होने का या लोगों को सामंजस्यता बिठाने का मौका, अवसर, समय कम मिलता है, जिसकी वजह से उनकी क्षति, उनकी हानि ज़्यादा होती है। फ्लैश फ्लड। दूसरा हो गया स्लो राइजिंग। स्लो राइजिंग फ्लड। स्लो राइजिंग का मतलब होता है धीरे धीरे क्रमिक रूप से पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है और आप प्रेडिक्शन बहुत आसानी से कर रहे हैं कि अब अगले 2 दिन में, अगले 3 दिन में, अगले 4 घंटे में, अगले हफ्ते भर में इस इलाके में बाढ़ आ सकती है। ऐसा कहाँ पर प्रेडिक्शन किया जा सकता है? जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। यह कोई नदी है और यहाँ पर मान लेते हैं कि 500 किलोमीटर का इनके बीच में डिस्टेंस है। ए और बी के बीच में इस नदी की लंबाई मान लेते हैं 500 किलोमीटर है। आपको खबर मिली है 1 तारीख को, 1 जुलाई को यहाँ पर बादल फटा है या बहुत तेज बारिश हुई है। ऐसा मान लीजिए यहाँ पर बादल फटा है या बहुत तेज बारिश हुई है। तो यहाँ पर जब बहुत तेज बारिश हुई है तो यह बारिश का पानी इस नदी में आ चुका है। अब इस नदी का पानी आगे ही बढ़ेगा, पीछे तो बढ़ेगा नहीं। इस नदी के पानी को 500 किलोमीटर की दूरी तय करने में, और बारिश हम ये मान के चलते हैं कि बारिश केवल इतनी ही दूर में हुई है, आगे बारिश नहीं हुई है। पर जो बारिश हुई है, इस बारिश के कारण जब नदी में पानी बढ़ेगा तो इस पानी को पहुंचने में आमतौर पर जितना समय लगता है, उतना ही समय आप कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, जितना भी टाइम लगेगा, वो नदी की गति, नदी के ढाल, बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। इसको कहते हैं स्लो राइजिंग फ्लड। धीरे धीरे आती है फ्लड, और धीरे धीरे जो फ्लड आती है, या फिर ऐसा मान लेते हैं, एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन ये हो जाती है कि पूरे इलाके में मंथर गति से, मतलब धीरे धीरे बारिश लगातार 2, 4, 10, 20 दिन होती रहती है। तो धीरे 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 नदी के जल स्तर में वृद्धि देखी जाती है। इसको कहते हैं स्लो राइजिंग फ्लड, धीमी गति से आने वाली बाढ़। और जब स्लो राइजिंग फ्लड होता है तो यह लोगों के पास इतना अवसर, इतना पर्याप्त अवसर देता है कि लोग अपनी सामंजस्यता बिठा पाते हैं, लोग अपने आप को व्यवस्थित कर पाते हैं, लोग अपनी चीज़ों को समेट सकते हैं, लोग किसी सुरक्षित स्थान तक जा सकते हैं। तो स्लो राइजिंग फ्लड से होने वाला नुकसान फ्लैश फ्लड की तुलना में फ्लैश फ्लड से होने वाले नुकसान की तुलना में कम होता है, और कम होना भी चाहिए। तो अगर बाढ़ बहुत तेजी से आ जाए, अचानक आ जाए, बिना खबर दिए आए, उसे कहते हैं फ्लैश फ्लड। बाढ़ बताकर आए, धीरे धीरे आए,
धीरे धीरे जल स्तर बढ़े, पर्याप्त समय देकर आए, उसे कहते हैं स्लो राइजिंग फ्लड। फ्लड से ज्यादा नुकसान होता है, स्लो राइजिंग फ्लड से नुकसान कम होता है। यह तो बाढ़ के प्रकार हैं उनकी उत्पत्ति के आधार पर। तरफ अगर हम लोग बात करें कि के स्वरूप कौन कौन से हो सकते हैं, तो जो 3-4 स्वरूप थे उनके बारे में भी आप देख लीजिए। स्वरूप, पहला लिखा था हम लोगों ने शायद नदीय बाढ़। नदीय बाढ़ का मतलब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, नदी में आने वाली बाढ़। में बाढ़ क्यों आएगी, बाढ़ की संकल्पना आपने समझ ही ली है पहले। बाढ़ का मतलब होता है जल का अतिरेक हो जाना। कि जो घाटी हो, घाटी का आयतन है, उस आयतन से जब जल की मात्रा ज्यादा हो जाती है, बाढ़ वही होती है। तो जब नदीय बाढ़ की हम लोग बात करते हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि नदी घाटी के आयतन से जब उसमें बहने वाले जल की मात्रा अधिक हो जाए तो नदियों में जो बाढ़ आएगा उस बाढ़ को कहेंगे नदीय बाढ़। तो नदीय बाढ़ आप ऐसे लिख सकते हैं, यह जल आप्लावन की वह स्थिति है जो नदी के उन निचले क्षेत्रों को जलमग्न कर देती है जो अन्यथा जलमग्न नहीं होते। परिभाषा है। दूसरे किस तरीके से आप लिख सकते हैं, जब नदी अपने तटों के साथ लबालब भर जाती है, ऐसा भी लिखा जा सकता है कि जब नदी अपने तटों के साथ लबालब भर जाती है तब नदी का जल नदी के उन क्षेत्रों को भी आप्लावित कर देता है